Guys, this is the second part for chapter 6 interest parity. We have already discussed that how to determine the currency in which to invest. जिसमें भी हमारा yield ज़्यादा होएगा उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. सेकेंड डिसीजन विच एवीवा नीड्स टू मेक इज़ कि हमें बोरो किस में करना है. सपोज उसका शॉर्टफॉल हो गया है एंड इट नीड्स टू बोरो फॉर 3 months. So now annualized interest rate for domestic currency borrowing is $, and required repayment after 3 months is total हमें repayment कितना करना पड़ेगा, पेमेंट प्लस जितना भी उसको इंटरेस्ट रेट उस पर पे करना है फॉर ईच $. बोरोड. नाउ सपोज पाउंड डिनोमिनेटेड लोन भी अवेलेबल है, तो पहले अगर वो बोरो करेगी सो इट विल कन्वर्ट बोरोड पाउंड्स इन डॉलर्स. पाउंड में बोरो करना है और फिर स्पॉट रेट के हिसाब से उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है. देयरफॉर बोरोइंग $1 रिक्वायर्स बोरोइंग दिस मच. अभी हम स्पॉट रेट के बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे ना उसको. सो नाउ सपोज कि हमारा स्पॉट रेट चल रहा है 1.9140 और बोरोइंग $1 मीन्स बोरोइंग 0.5225 पाउंड्स. ठीक है, तो ये जो हमारा केस 1 सिनारियो है कि अगर अभी हमने बोरो किया है USD की टर्म्स में तो 3 महीने के बाद हमें इसको वापस करना होगा प्रिंसिपल प्लस $, USD की टर्म्स में. बट अगर अभी हम सेकंड केस सिनारियो क्या है कि अगर हम पाउंड की टर्म्स में बोरो कर रहे हैं तो ये इसके लिए हमें स्पॉट रेट के बेसिस पे कन्वर्ट करना होगा. पहले हम बोरो करेंगे, स्पॉट रेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे, डॉलर टर्म्स में यूज़ करेंगे, बट इसका हमें रीपेमेंट भी करना है. अब सपोज रीपेमेंट के लिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज़ £. देन फॉर ईच $, बोरोड वी आर पाउंड्स इट मस्ट रीपे इन टर्म्स ऑफ पाउंड. सेम इक्वेशन, अगर आपको इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया है तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो उसको फिर रीपे करना होगा दिस मच, मतलब टोटल उसने जितना भी बोरो किया है प्लस उसके ऊपर जितना उसको इंटरेस्ट पे करना है. तो 3 महीने के बाद इट नीड्स टू रीपे इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स दिस अमाउंट प्रिंसिपल प्लस ये हम $1 के बेसिस पे बोल रहे हैं इसलिए हम लोगों का ये 1 यहाँ पे हम लोग साइड में रख रहे हैं. दिस इज़ ओनली 1 प्लस आर पाउंड्स डिवाइडेड बाय 4 फॉर 3 months. अब सपोज़ कि हम लोगों का जो इंटरेस्ट रेट पाउंड का चल रहा है दैट इज़ 0.06. सो एवीवा मस्ट रीपे जितना भी उसका पाउंड में आया है. सपोज 0.5225 जो हमने यहाँ पे लिया था, इसको उसने जितना उसने बोरो किया है तो उसको पर डॉलर पे उस पाउंड के बेसिस पे उसको वापस करना होगा टेकिंग इनटू अकाउंट दिस इंटरेस्ट रेट. और ये हमारा एनुअल है, देयरफॉर इसको हमें 3 months में कन्वर्ट करना है. सो इट शुड रीपे 0.5303. नाउ अगेन इस केस में हम लोगों का रिस्क है क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है. देयरफॉर अगेन वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, हेजिंग यूज़ करेगा. और सपोज जो फॉरवर्ड एक्सचेंज में वो बोल रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू परचेज एट दिस रेट. अगेन इन्वेस्टमेंट की तरह से उसको एक्चुअली फिर डॉलर टर्म्स में कितना वापस करना होगा वो इस इक्वेशन से आएगा हमारा. फॉर एग्जांपल नाउ वी आर सेइंग कि अगर हमने फॉरवर्ड रेट डिसाइड किया है 1.9101 तो उसको रीपे कितना करना होगा डॉलर टर्म्स में. जो ये पाउंड की वैल्यू आई थी रीपेमेंट की यहाँ से दिस इनटू फॉरवर्ड रेट दैट इज़ 1.9101. सो दिस इज़ योर केस 1 सिनारियो. अब सपोज अगर वो केस 2 में डॉलर टर्म्स में ही बोरो करता है तो उसको कितना वापस करना पड़ेगा 3 महीने के बाद 1.0125 पर USD जितना भी उसने बोरो किया है. ठीक है, सो दस इट इज़ चीपर टू बोरो डॉलर्स डायरेक्टली देन टू इनकर हेजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ये हमारा फॉरवर्ड रेट के टर्म्स में आता है. ओके, नेक्स्ट वी आर सेइंग जैसे हमने रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिराइव किए थे वैसे ही रूल ऑफ बोरोइंग है. अगर हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली है US में इन्वेस्ट करना, US में बोरो करना, USD करेंसी सिक्योरिटी में बोरो करना, तो फिर हम लोग पाउंड में बोरो करेंगे स्वॉप के थ्रू. और अगर हम लोगों का पाउंड में ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है एज़ कम्पेयर टू USD तो हम USD में बोरो करेंगे. और अगर इक्वल ही पड़ रहा है तो फिर जो बोरोवर है वो इंडिफरेंट होएगा. नाउ वी आर सेइंग आर्बिट्राज कैसे यूज़ करता है इन सिचुएशंस को इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट एंड इन ऑर्डर टू रिमेंबर हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आर्बिट्राज रोल प्ले करता है टू अचीव दैट कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी जहाँ पे हमारा रियल कॉस्ट सेम हो जाता है दोनों करेंसीज का या रियल यील्ड जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा होता है वो सेम हो जाता है एक तरीके से. तो नाउ सपोज दैट अ फर्म कैन बोरो इन इट्स ओन करेंसी या फिर फॉरेन करेंसी में. सपोज़ कि वो इनिशियली केस 1 सिनारियो है कि वो बोरो करता है 3 महीने के लिए USD में डोमेस्टिक कंट्री में ही, तो उसको रीपे करना पड़ेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज़ केस 1, रीपे करना पड़ेगा इन टर्म बाय टेकिंग द इंटरेस्ट रेट $. अब सेकेंड केस सिनारियो क्या है
कि वो बोरो करता है इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स, उसने बोरो किया। अब उसको क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, तो फिर वो हेजिंग करेगा, फॉरवर्ड रेट यूज़ करेगा। In this way, the company has begun with borrowed funds and has taken no risk. Borrowing in dollars and simultaneously investing in pounds will result in profit. इसने क्या किया है, बोरो किया है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और उसके बाद इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स। अब उस पाउंड से जो भी हमें रिटर्न आएगा उससे हम ये यूएसडी वाला वापस कर देंगे जितना हमने बोरो किया है, और बीच में जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हमारा होगा। मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ उसने यूएसडी से बोरो किया है जिसके ऊपर उसको टोटल पेमेंट करनी है 10 रुपये, और सपोज़ कि उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया है, ये रीपेमेंट अमाउंट है, ठीक है, 3 महीने के बाद। सपोज़ उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया है पाउंड की टर्म्स में, और पाउंड के टर्म्स में उनको इस बोरोइंग को, इसी 10 को उन्होंने ये तो रीपेमेंट था। सपोज़ उन्होंने बोरो किया है से 5 रुपीज़ और इस 5 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है पाउंड की टर्म्स में, ठीक है। सो 5 रुपये ही उन्होंने इन्वेस्ट किया, पर यहाँ से जो उनको रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 12 रुपये, और यहाँ पे जो रीपेमेंट करना है वो सिर्फ 10 रुपये ही कर रहा है। तो इस 12 रुपये से ये 10 रुपये की रीपेमेंट करेगा और जो 2 रुपये बच जाएगा ये इसका खुद का प्रॉफिट होएगा। ये आर्बिट्राज रोल प्ले करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज सो यही आर्बिट्राज प्रॉफिट होता है। इफ़ द नंबर ऑफ यूएसडी रिसीव्ड फ्रॉम द हेज्ड पाउंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने बोला था कि हमें 12 मिल रहे हैं अभी एग्जांपल में, दिस इज़ ग्रेटर देन द रीपेमेंट ऑफ डॉलर लोन, जो हमने बोला था कि हमें 10 मिल रहे हैं, तो फिर उसका वो प्रॉफिट होएगा। दैट इज़ दिस इक्वेशन। इसका अपोजिट सिनेरियो भी हो सकता है, तो फिर वो यूएसडी के टर्म्स में इन्वेस्ट करेगा। सो एज लॉन्ग एज ये इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है, जब तक हमारा आर्बिट्राज के पास अपॉर्चुनिटी रहता है टू अर्न प्रॉफिट, बोरोइंग एंड इन्वेस्टिंग इन दिस वे विद एक्सचेंज रेट रिस्क हेज्ड इन द फॉरवर्ड मार्केट इज नोन एज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का मतलब तो हम सबको पता है, टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम द सिचुएशंस, एंड कवर्ड मतलब होता है कि हम हेजिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं अपने फ्यूचर को इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। Now with this we are going to derive the covered interest parity condition. अभी हमने बोला है कि इन्वेस्टर या बोरोवर इनडिफरेंट होता है इस सिनेरियो में। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में लेते हैं तो हमारा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, सब टू द पावर n फॉरवर्ड इन आफ्टर n पीरियड। सो जब ये रिटर्न हमारा इक्वल हो जाएगा, यील्ड इक्वल हो जाएगी या बोरोइंग कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, तो हम बोलेंगे आर्बिट्राज पॉसिबल ही नहीं है। सो कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन in financial market is equal to purchasing power parity in goods market and follows from the financial market efficiency. Why financial market efficiency? Because borrowers and investors are functioning in the benefit of their individual profit to take the maximum benefit from the current scenario, जहाँ पे उनको एक फ्री मार्केट में वो ट्रेड कर रहे हैं, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई फ्रिक्शंस नहीं है। सो उसकी वजह से हम लोग ये कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी अचीव कर पाते हैं। How to show this diagrammatically? Suppose in this case हम बोल रहे हैं that our vertical axis is annualized 3 months forward premium discount on principal plus interest. ये जो हमारा vertical axis है, this is actually showing this premium plus interest, और जो हमारा horizontal axis है, this is showing the difference. तो हम ये बोल रहे हैं कि suppose हम currently अभी A point पे हैं, इस A point पे there will be इंसेंटिव टू बोरो यूएसडी एंड इन्वेस्ट इन पाउंड्स। तो हम यूएसडी की टर्म्स में बोरो करेंगे और पाउंड की टर्म्स में। इसी ये डिफरेंस देखो, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने बोला है कि एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है बिटवीन यूएसडी एंड पाउंड्स, तो जो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है वो पाउंड फॉरवर्ड प्रीमियम हो गया, और जो नीचे है वो पाउंड फॉरवर्ड डिस्काउंट हो गया। सिमिलरली राइट ऑफ वर्टिकल एक्सिस इज यूएसडी इंटरेस्ट एडवांटेज और लेफ्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस इज यूएसडी इंटरेस्ट डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अगर हम अभी ए पॉइंट पे हैं तो ये क्या शो कर रहा है हमें कि हमें इंसेंटिव है इन ऑर्डर टू बोरो इन यूएसडी टर्म्स एंड इन्वेस्ट इन पाउंड्स। उसकी वजह से क्या होगा, हम यूएसडी में बोरो करेंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना मतलब कि हम लोग ये आर डॉलर माइनस आर पाउंड है ना, तो हम राइट साइड मूव करेंगे। अच्छा, ये जो आपका 45 डिग्री लाइन है ये हमें दिखा रहा है कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। 45 डिग्री लाइन मतलब हमारा इक्वल है दोनों साइड।
तो हम अगर कहीं पे भी और किसी भी और पॉइंट पे फंक्शन करते हैं तो मार्केट फोर्सेस मतलब बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स ऐसे रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन को कि हम दोबारा से इस कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन को अचीव कर लेंगे। तो अभी हम अगर पॉइंट ए में हैं तो हमारी जो डिमांड है यूएसडी में बोरो करने की वो इंक्रीज़ होएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आर डॉलर इंक्रीज़ होएगा, राइटवर्ड मूवमेंट होएगी। नाउ सपोज फॉरवर्ड प्रीमियम इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ विच फॉरवर्ड प्रीमियम विल रिड्यूस, फॉरवर्ड प्रीमियम रिड्यूस करेगा क्योंकि हमारा आर डॉलर इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट होएगा। आई होप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आपको क्लियर है, ये क्या डिस्प्ले कर रहे हैं उसकी वजह से आपको ये हेल्प करेगा अगर ये क्लियर है टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। सो दे विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट एंड क्योंकि अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पाउंड्स में तो हमारा इंटरेस्ट इन पाउंड विल रिड्यूस, ऑल्सो दिस विल लीड टू अ राइटवर्ड मूवमेंट। ओके, सो दीज आर 4 स्टेप्स जिसकी वजह से हम दोबारा कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी में अचीव कर सकते हैं। ये साइमल्टेनियस मूवमेंट्स होती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ये स्टेप होएगा सेकेंड ये स्टेप होएगा, साइमल्टेनियस मूवमेंट है, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अचीव कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। यही सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की हैं, यू मे गो थ्रू दिस। जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज भी लिख दिया है कि सपोज़ हमारा ये सिनेरियो चल रहा है, सो इस केस में कवर्ड इंटरेस्ट इन पाउंड्स विल यील्ड मोर देन यूएसडी, वही हम पॉइंट ए डिस्कस कर रहे हैं, केस 1 पॉइंट ए। और बोरोइंग यूएसडी में ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, तो अगर प्रॉफिट कैसे अर्न होएगा इंटरेस्ट आर्बिट्राज का, टू बोरो इन यूएसडी। तो फर्स्ट केस जैसे ही वो यूएसडी में बोरो करेगा डॉलर इंक्रीज़ होएगा, फिर वो स्पॉट रेट पे पाउंड बाय स्पॉट पाउंड विद बोरोड यूएसडी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस विल इंक्रीज। थर्ड केस सिनेरियो पाउंड सिक्योरिटी परचेज करेगा तो उसका इंटरेस्ट पाउंड्स विल रिड्यूस and then it is going to sell pound, investment proceeds forward for USD, so then हमारा ये जो forward premium है this is also going to reduce। यही चीज़ हमने ये पॉइंट ए में एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली हम बी सी डी ई एफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो कवर्ड मार्जिन इज़ द एडवांटेज फॉर डूइंग दिस इज़ द इंटरेस्ट डिफरेंशियल प्लस फॉरवर्ड पाउंड प्रीमियम। आर्बिट्राज क्यों करता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है और फॉरवर्ड पाउंड प्रीमियम होता है, बट उसकी इस एक्टिविटी से प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से हम लोग कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी दोबारा अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू कंबाइन दिस पीपीपी। रिमेंबर हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोला था, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेटली फाइनली टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपीपी एंड इंटरेस्ट पैरिटी। तो हमने ये जो अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी है वो तो डिस्कस कर लिया कि क्या होती है, बट अगर हमारा कवर्ड पैरिटी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होती है, पर अगर हमारा कवर्ड है तो लॉन्ग टर्म में अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी भी प्रिवेल होनी चाहिए। यही बोला था ना हमने ऑब्जेक्टिव्स जब डिस्कस किए थे कि पहले हम ये देखेंगे कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये डिसीजंस कैसे हेल्प करते हैं इंटरेस्ट पैरिटी को अचीव करने के लिए। सो द प्रीवियस कंडीशन दैट वी डिराइव्ड वाज फॉर कवर्ड और हेज्ड इंटरेस्ट पैरिटी एज इट इंड्यूस फॉरवर्ड मार्केट उसके अंदर इंक्लूडेड था, बट अ सिमिलर अनहेज्ड interest parity should also hold because speculation will make forward exchange rate approximately equal to the expected future spot exchange rate। स्पेक्यूलेशन तो यही करती है, अभी हमने वही देखा ना कि मार्केट फोर्सेस क्या करते हैं, हमारा स्पॉट रेट एक तरीके से इंक्रीज़ कर देते हैं और जो हमारा प्रीमियम होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंस होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में और स्पॉट रेट में, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट में इन फ्यूचर वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता है खास। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं दिस थिंग कि जो भी हमारा ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है ड्यू टू स्पेक्यूलेशन दिस विल बिकम इक्वल टू द एक्सपेक्टेड, ये स्टार हम डिस्कस कर चुके हैं पीपीपी चैप्टर 5 वाली क्लास में, वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये स्टार जो है दिस इज़ expected spot rate in future. Now we are simply putting the second equation in the first equation. First equation actually हमारी interest parity वाली condition है। This is the first जो हमने यहाँ पे कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी डिस्कस की थी, इसके अंदर अब हम सेकेंड इक्वेशन को पुट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो फॉरवर्ड रेट हमने बोला है ना, इसको हम एक्सपेक्टेड से चेंज करेंगे। सो वी आर जस्ट सेइंग कि यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड था, सो यहाँ पे हमने अब एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बोल दिया क्योंकि हम बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो हमारी स्पेक्यूलेशन है वो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रखेगी। एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड कि हमारा जो भी ये हमने पैरिटी में डिस्कस किया था, परचेजिंग पावर पैरिटी चैप्टर 5 में। सो वी आर सेइंग कि हमारा जो भी चेंज होएगा अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा on the spot rate and the annual expected rate of change of the ER।
नाउ अगेन वी विल पुट, ये फोर्थ कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 5 गाइज, प्लीज़ रीड दैट और you can see the video also. So we are going to put this fourth equation in the third equation, then we are saying that we will ultimately get this equation and we'll take the nth root. Finally what we are going to get is that the interest rate differential should approximately be equal to the spot exchange rate in future, जो भी हमारा prevail करने वाला है. ये हमारा uncovered interest parity condition है. I'll just write it, this is uncovered interest parity. So अब हमने दो parity डिस्कस कर ली हैं, ठीक है. एक तो हमने डिस्कस की थी ये पीपीपी वाली परचेजिंग पावर पैरिटी जो हमने चैप्टर 5 में डिराइव किया है. एक हमने डिस्कस किया है ये जो हमने अभी अभी डिराइव किया है. सो बेसिकली नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज ये इक्वल है, विच मीन्स दैट दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल. नाउ दिस इज़ एक्चुअली टर्म्ड एज फिशर ओपन कंडीशन. ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा रियल इंटरेस्ट जब भी हम ये इन्फ्लेशन बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है. सो और ये हमारा इंटरेस्ट रेट है. सो दिस इज शोइंग रियल इंटरेस्ट रेट इन यूएस एंड दिस साइड इज शोइंग रियल इंटरेस्ट रेट इन यूके. सो दिस इज फिशर ओपन कंडीशन विच स्टेट्स दैट द एक्सपेक्टेड रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, ये हमारा गुड्स मार्केट के लिए था परचेजिंग पावर पैरिटी. ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट के लिए है. और जो फिशर ओपन कंडीशन है ये इन दोनों को लिंक करके बोल रहा है कि हमारा रियल इंटरेस्ट रेट सेम होता है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम सिनेरियो इन बोथ द कंट्रीज currencies. Now from purchasing power parity and uncovered interest parity we have been able to derive equality relationship between the expected real returns in different countries. Basically हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ये हमारा PPP है, ठीक है, ये हम लोगों का इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन है, दिस वी आर सेइंग दी एक्सचेंज रेट. तो अगर हमारे पास इन तीन चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ है तो हम थर्ड चीज़ डिराइव कर सकते हैं. दिस इज़ द कंक्लूजन दैट वी आर गिविंग. तो हमने डिस्कस किया है परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड फिशर्स ओपन कंडीशन. I hope all these three things are clear to you. If you still have any doubt, please ask me. Take care, guys.